हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को। ये होगी 23 जुलाई की। 23 और 24 जुलाई दोनों होगी, क्योंकि इस समय इतनी न्यूज आ नहीं रही है। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी अपनी 24 जुलाई की। जैसा कि मैं बताया कि इस समय इतनी न्यूज आ नहीं रही। क्यों नहीं आ रही? जिस जो भी न्यूज आ रही है उसमें हम लगभग पहले चर्चा कर लिए हैं। जैसे कौन सी न्यूज है? उपराष्ट्रपति की न्यूज चल रही है कि उपराष्ट्रपति ने क्यों इस्तीफा दिया, ये पॉलिटिकल मामला है। और एक न्यूज चल रही भाई, अमेरिका की राष्ट्र की संबंध के मामले में, जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने वाली है, तो उसमें हमने काफी समझ देख लिया। अभी उसका कोई परिणाम आ नहीं रहा। और दूसरी चर्चा चल रही, ब्रिटेन जो गए हैं हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी ब्रिटेन गए, तो वहाँ पे एफटीए की वार्ता चल रही है। तो अभी एफटीए हुआ नहीं है, उसमें वार्ता ही चल रही है। तो जब उसको वो हो जाएगी, आज तो गए हैं, खैर कल गए हैं, सॉरी कल गए हैं प्रधानमंत्री जी। तो जब कुछ उसमें डील हो जाए, कुछ आगे बढ़ जाए डील, तो उस पर बात करते हैं। बाकी अभी वही चल रहा है कि एफटीए होगा तो ये चीजें होंगी। इतने 99% प्रोडक्ट में छूट मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। अभी देखते हैं उसमें जब कुछ हो जाए तो। और तीसरी बात क्या चल रही है, अभी मालदीव जाना है तो उसके बारे में चर्चा चल रही है। और चौथी चल रही है, जो विदेश मंत्री हमारे एससीओ की मीटिंग में गए हैं, चाइना। वहां पे चाइना के साथ भी वो चर्चा चल रही है, जिसमें द्विपक्षीय वार्ता चल रहा है और अपने सीमा विवादों को सुलझाया जा रहा है। जो अपना गलवान गलवान घाटी में हुआ था 2020 में, उसको सुलझाने की बात कर रहा है। और जो वीजा वीजा वाला मामला था उसको देख रहा है। तो वो सब चीजें कुछ थोड़ा आगे बढ़े तो उसमें देखते हैं। बाकी चीजें हम बात कर ही चुके हैं। और एक चर्चा चल रही आर्टिकल 19 वाली, जिससे हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हर चीज नहीं आती है, अब कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है, उसका एक ही आर्टिकल यहाँ पे भी शामिल है। तो यही ज्यादा न्यूज आ नहीं रही स्पेसिफिक। जो भी है उसको देखते हैं। ये स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, और अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे सारे। पीवाईक्यूज जो रिलेटेड होते हैं वो मैं सेंड करता रहता हूँ, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसे स्कैन कर लीजिए या फिर ये सर्च कर लीजिए ज्ञानपीठ_CSE। तो आइए देखते हैं क्या क्या हेडलाइन है। पहली वही है, इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रहा है बिहार में, ये सबको पता है उसमें क्या क्या। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को जोड़े, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना वो किया है, प्रस्तुत अपना बयान दिया है कि हम आधार कार्ड को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो आधार एक्ट है वो आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बताता है, जैसे हमने पहले बात कही थी। और जो इलेक्शन कमीशन, जो मतलब सॉरी, जो चुनाव देना है वो नागरिकों का अधिकार है। यहाँ पे इन्होंने धारा का वो अधिनियम का एक जिक्र किया है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19, ये सब 62, ये धारा का जिक्र किया, जिसमें क्या, जिस जो धारा क्या कहती है कि नागरिकता को, सॉरी, नागरिकों को ही चुनाव देने का अधिकार है। तो इस विषय में ये बात है। और ये साइबर क्राइम के ऊपर है। साइबर क्राइम के डेटा है, हम मेन चीज इसमें डेटा के लिए मैं यहाँ पे उठा दिया हूँ। बाकी तो साइबर क्राइम के बारे में सब जान ही रहे हैं, कुछ किस तरीके से होता है। वित्तीय धोखाधड़ी, फिशिंग होता है, आइडेंटिटी चोरी होता है, रैंसमवेयर होता है, सेक्सनल टॉक्सन होता है, और यहाँ पे डिजिटल अरेस्ट होता है। ये सारी चीजें हैं। बाकी ये डेटा याद रखिएगा कि 2025 में अभी तक में 25 लाख क्राइम दर्ज किए जा चुके हैं, शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। लगभग 82,000 करोड़ रुपए का मामला हो चुका है। बैंक मतलब धोखाधड़ी हो चुकी है 82,000 करोड़। बहुत बड़ा डेटा है। और ये वही बात है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर। इसमें एक चीज यही बात है, बाकी चीजें वही लिखी कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कहा, और फिर प्रधानमंत्री जी और आरएसएस का जो भी कार्टून है वैसा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। बस इसमें एक जो नई चीज है वो इन्फ्लुएंसर का मामला है। इन्फ्लुएंसर का क्या है कि भारत में या फिर इस समय इन्फ्लुएंसर का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ रहा है। इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं? जो सोशल मीडिया के थ्रू जो मतलब फेमस पर्सनालिटी होती है, वो जो किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो इन्फ्लुएंसर होगा। तो इन्फ्लुएंसर की वजह से 22% लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये डेटा याद रखिएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ। 22% इकोनॉमी चल रही है इन्फ्लुएंसर से, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट की दुनिया काफी ज्यादा बढ़ रही है। बस इसमें ये याद रखिएगा। बाकी चीजें ये अपन पढ़ ही चुके हैं यार। अब है ये अपाचे। अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में देख लेते हैं। ये यूएसए की है। भारत इससे 2015 में अमेरिका से डील किया था कि हमें 35 अपाचे हेलीकॉप्टर चाहिए, जिसमें 2020 में भारत के पास 6 आ गई थी। 2025 में अभी 10 हेलीकॉप्टर आ गए हैं। कुल मिला के 16 हेलीकॉप्टर हैं अपाचे भारत के पास, 19 अभी और आनी है। ये याद रखिएगा, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। और अपाचे हेलीकॉप्टर में क्या क्या स्पेशलिस्ट है? तो ये स्पेशलिस्ट है, ये रडार सेंसर, काफी अच्छी तकनीक के ऊपर है। तो याद रखिएगा, ये दुश्मनों को किलेबंदी को भेद कर उसकी सीमा में घुसकर अटैक करने की सक्षम होगा। ये सारी चीजें हैं। और ये एक बात ये है, मिग
मिग 21 कौन सी विमान है? भारत की है। भारत की ये कहाँ-कहाँ पे भारत में यूज़ आई? विभिन्न युद्धों में 1961 में, 1962, 64 और अभी तक यूज़ आई है। जो 2025 में भारत पाकिस्तान संघर्ष हुआ है, उसमें भी मिग 21 का उपयोग किया गया है। बाकी 2019 पुलवामा अटैक, 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसमें भी मिग का ही, जो अपने अभिनंदन फंस गए थे ना वहाँ पे पाकिस्तान, वो मिग 21 ही थी उनके पास। तो मिग 21 काफी अच्छी भी हो रही है फाइटर जेट अपनी। अब मिग 21 की विदाई हो रही है, मिग 21 को रिटायर किया जा रहा है। किसके साथ रिटायर करा जा रहा है? तेजस के साथ। बस इतना याद रखना है, बस ये पता होना चाहिए तेजस आ रहा है। और कब जब डिफेंस के बारे में चर्चा करेंगे तो इनको बारे में और ठीक से उठा लेंगे। अभी देखते हैं आगे। ये है 24 जुलाई, आज की है। बताया कि जैसे ज़्यादा न्यूज आ नहीं रही है, तो आज भी वैसी कुछ खास थी नहीं, वही पुरानी घिसी वही चल रही है मामला न्यूज़पेपर पे कि अमेरिका और ये ब्रिटेन और अभी जो वहाँ जाना है मलेश मालदीव, वही मामला चल रहा है। और आर्टिकल 19 और उपराष्ट्रपति, ये सब में हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। आर्टिकल 19 को तो हमने बेयर एक्ट से देखा है। आर्टिकल 19 ए, 19(2), ये सारी चीज़ें बेयर एक्ट से देखी हैं। तो वही बात है। अब ये है एक इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में क्या है? अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे क्या होता है कि पृथ्वी एक साल में जितना उत्पादन करती है, एक वर्ष में जितना उत्पादन करती, हम कितने दिन में उपभोग कर लेते हैं। हम यानी मानव मानव जनसंख्या कितने दिन में उपभोग कर लेती है, उसके बारे में बताता है अर्थ ओवरशूट डे। ये कब से स्टार्ट हुआ? 1971 से स्टार्ट हुआ है। मतलब इसकी गणना करना 1971 से स्टार्ट हुआ है। बाकी होता तो पहले भी रहा होगा, लेकिन इसकी गणना 1971 में स्टार्ट हुई है। तो इसमें क्या कहता है, इन्होंने क्या किया कि जो 2025 का अर्थ ओवरशूट डे है, वो 24 जुलाई को आ गया। मतलब हम पृथ्वी जो एक साल में जनवरी से दिसंबर तक उत्पादन करती है, वो हम 24 जुलाई तक खत्म कर देते हैं। देखो ये बात, ये स्थिति आ गई है। मतलब हमारे पास 1.8, मतलब ये देखिए यहाँ पे लिखा है, पृथ्वी वैश्विक स्तर पर मानवता की इस पृथ्वी इस समय पृथ्वी की जैविक क्षमता का लगभग 1.8 गुना उपयोग कर रहा। मतलब लगभग हम साल में उतना उत्पादन कर लेते हैं जितना पृथ्वी 2 वर्ष में उत्पादित करती है। बड़ा समस्या वाली बात है ये तो। इस हिसाब से इन्होंने बोला कि 2050 तक लगभग हमें चार लगभग हमें 3 पृथ्वियों की जरूरत होगी। मतलब जितना पृथ्वी 3 साल में उत्पादन करेगी, उतना हम एक साल में ही उपभोग कर लेंगे। तो ये एक उपभोक्तावाद संस्कृति का एक बड़ा तमाचा है मानवता के ऊपर, कि पृथ्वी ही अब समस्या खड़ी हो रही है। तो इसको आप कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं? इकोनॉमी में भी इसका उपयोग होगा। इकोनॉमी में अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे उपभोक्तावाद के ऊपर, तो ये सारी जगह ये इसको यूज करना है। ये डेटा खास कर, ये डेटा स्पेशलिस्ट इसमें काम के हैं। बाकी ये प्लास्टिक कचरा के ऊपर है कि 70% होता है, 70% जीवाश्म ईंधन से उपयोग होता है। बाकी ये डेटा है, डेटा ये वाले काम के नहीं, ये सही है, इनको उपयोग करना है। क्यों हो रहा है ये सब? बाकी सब हम इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं यार। प्लास्टिक का अधिक उपयोग हो रहा है, पौधों के वो है वृक्षारोपण को कम कर रहे हैं, और शहरीकरण बढ़ रहा है। कारण ये सब है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, वृक्षारोपण कम हो रहा है, ये सारी चीज़ों के कारण हो रहा है। ये भी एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कौन सा है? जैसे हमने 2-3 दिन पहले बात की थी ना, कि भारत अपने कुल उत्पादन का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित करने लगा है, बस उसी के ऊपर है। तो भारत विश्व को क्या क्या सिखा सकता है उसके ऊपर है। जैसे हमारा टारगेट तो हमें पता है कि पेरिस क्लाइमेट डील जो एनडीसी थे, उसके हिसाब से 2030 तक 50% उत्पादन करना था। और ग्लासगो क्लाइमेट टारगेट्स जो थे उसके हिसाब से भी 2030 तक 50% उत्पादन करना था। लेकिन उसमें ये भी था कि 500 गीगावाट उत्पादित करना है 2030 तक। तो अभी तो 500 गीगावाट काफी दूर है, अभी तो हमारा 242 गीगावाट ही होता है। टोटल ही हमारा अभी 484 गीगावाट होता है। इसमें किस किस का योगदान है? पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर बिजली स्कीमों की बात है। भारत विश्व को क्या सिखा सकता है, इसकी बात है। विश्व को ये सिखा सकता है कि जैसे अभी अमेरिका अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% ही नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित करता है। तो अमेरिका को सौर पैनल के ऊपर बढ़ावा दे सकता है। और दूसरी बात यह कि भारत का कार्बन उत्सर्जन जो है ना, प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन, वो सबसे कम है। G20 देशों में खासकर सबसे कम है। तो ये एक अच्छी बात है। इन्होंने भारत की आधुनिकीकरण, ये भारत किस वजह से हो रहा है, तो ये उन्होंने ये बताया कि सौर पैनल ये सब बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं, टरबाइन बढ़ रहे हैं, टरबाइन के थ्रू, और जो विभिन्न ये सारी चीजें हैं, ये जीवाश्म ईंधन हमारा कम हो रहा है। और यहाँ पे वही चर्चा की गई नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के ऊपर। ग्लोबल साउथ के ऊपर हम सहयोग कर सकते हैं। रूस यूक्रेन के बारे में है।
क्योंकि जो युद्ध होता है ना, युद्ध जो होता है, युद्ध से भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है। तो ये बात है, तो इसीलिए अब आज के समय में युद्ध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध मानवता के लिए तो खतरा है ही, मानवता के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी खतरा है, जो मानवता के लिए डबल खतरा बन जाता है। एक तो मानव युद्ध के कारण समाप्त हो रहा है, वो देख ही रहे हैं, लेकिन जो बच रहा है मानव, वो पर्यावरण के कारण क्षति पे पहुंच रहा है, इसलिए युद्ध खतरे में है। अब बाकी एक ये है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2025 का, जिसमें भारत की रैंकिंग में सुधार हुई है। भारत की रैंकिंग हो गई है 85 से 77। ये क्या बताता है, हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट ये बताता है कि आप कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। जैसे भारत अभी 59 भारत के निवासी अभी 59 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, जब जबकि इसके पहले 57 देशों में यात्रा करते थे। इसमें हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर सिंगापुर है। सिंगापुर के निवासी जो होंगे, जो सिंगापुर के नागरिक होंगे, वो 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकेंगे। बस उसके बारे में ये पासपोर्ट इंडेक्स याद रखना है, बस काम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इनके बारे में पूछता है नहीं यूपीएससी। जो पीसीएस होगा, वो पीसीएस में ये सब पूछे जाते हैं कि भारत के निवासी कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है, तो याद रखना 59 देशों में। पीसीएस वगैरह में ये सब पूछता रहता है। अब देखते हैं ये बैंकिंग का, इकोनॉमी का है। इन्होंने इस आर्टिकल की समरी में बता देता हूँ। इस आर्टिकल की समरी ये है कि भारत अपना आरबीआई सीआरआर कम कर रही है, रेपो रेट कम कर रही है। तो क्यों क्यों कम कर रहा है? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसको, इकोनॉमी को तो पेन से ही देखना सही रहता है। जैसे सीआरआर और रेपो रेट कम कर रहे हैं। क्यों कम कर रहा है आरबीआई की? क्योंकि इससे मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, इन्होंने ये बताया। ऐसा ना होने के कई कारण, क्योंकि जो इसके बीच में काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम है। उनमें क्या प्रॉब्लम है? पहली प्रॉब्लम तो है कि उनकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा, जो क्रेडिट कार्ड बहुत ज़्यादा दिए हैं, क्रेडिट कार्ड की वजह से एनपीए बढ़ रहा है। एनपीए बढ़ रहा है, तो उन्हें काफ़ी सारे वो सीआरआर, जैसे सी 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 आर आर वो सॉरी सी ए आर कार्ड, उनको बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। सी आर ए आर, ये सब बढ़ा रखना पड़ता है। दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, हमने कुछ दिन पहले देखा है, और हमारी ग्रोथ रेट कम हो रही है। इस वजह से क्रेडिट लोन लेना कम हो रहा है, लोन कम हो रहा है। तो इसके लिए, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जब जनता लोन नहीं दे रही है तो बैंकों के पास मनी सप्लाई बढ़ रही है। जनता अब लोन ले नहीं रही, तो बैंकों के पास मनी सप्लाई बढ़ रही है। तो इसके लिए आरबीआई क्या कर रहा है? वीआरआर, वी ट्रिपल आर। ये क्या होता है? वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। ये कैसे होता है वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट? इसको देखते हैं। वी आर आर, तो वी आर आर में क्या होता है? आर 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 ही होता है। आर 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 क्या होता था कि एक साइड आरबीआई था और एक साइड कॉमर्शियल बैंक्स थे। तो जब कॉमर्शियल बैंक के पास मनी सप्लाई बढ़ जाती थी, तो आरबीआई क्या करता था कि आरबीआई यहाँ पे सिक्योरिटी दे देता था। चलो तुम सिक्योरिटी ले लो, यहाँ से अपना पैसा हमें आने दो, पैसा आने दो। फिर जब पैसा की ज़रूरत होगी तो तुम यहाँ से पैसा ले लेना, हम यहाँ से तुमको वो दे देंगे, ब्याज, आर 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 की ब्याज दे देंगे, ठीक है। ये होता था आर 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 में। अब देखते हैं वी आर आर में क्या होता है। वी आर आर में होता है, जैसे आरबीआई बोला कि चलो तुम लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक है, इनके पास बोला 10 ठो, मान लीजिए 5 कॉमर्शियल बैंक है, बैंक बी, बी 1, बी 2, बी3, बी4, बी5। इसके पास मान लीजिए 1 करोड़ है, इसके पास 2 करोड़ कैश पड़ा है, इसके पास 3 करोड़ कैश पड़ा है, इसके पास 4 करोड़, इसके पास 5 करोड़ कैश पड़ा है। आरबीआई ने बोला कि भाई हम अभी 5 करोड़ रुपए कैश हम ले सकते हैं। कितने परसेंट ब्याज में? मान लीजिए 1% में हम 5 करोड़ रुपए तो बैंकों से ले लेंगे। तो बैंक बोले नहीं, ये बोला कि हम तो नहीं देंगे इतने कम ब्याज में। तो बोला ठीक है मत दो। ये बोला कि हम देंगे, लेकिन हम 1% से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है कि नहीं, हम तो हमसे ले लीजिए आप, लेकिन हमको 0.5% दे दीजिए, लेकिन हमारा पैसा ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास कैश काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ। तो फिर आरबीआई इसका ले लेगा, बाकियों का नहीं लेगा। ये वेरिएबल है, इसलिए ये वेरिएबल है और ये नॉर्मल है। इसमें तो बैंक आरबीआई को लेना पड़ेगा, लेकिन इसमें नहीं लेना पड़ेगा। इसमें जो आरबीआई को सही सुटेबल देगा उससे लेना पड़ेगा। जैसे बी5 बोल रहा है कि हमसे आप 1 करोड़ ले लीजिए, लेकिन हमको 0.5 ही दे दीजिएगा। सी वो बी4 बोल रहा है कि हमसे 1 करोड़ ले लीजिए, हमको 0.75 दे दीजिएगा। यहाँ पे आप ऑक्शन कर लेंगे, मतलब बोली लगवा सकते हैं कि कौन कितने बैंक देगा, जिससे आरबीआई को बेनिफिट होगा और बैंकों के पास मनी सप्लाई बनी रहेगी। ये क्यों किया जाता है कि कम से कम, अब जो बी बैंक है ना, ये अपना 1 करोड़ रुपए नहीं देगा, इसके पास मनी सप्लाई बनी रहेगी। जब मनी सप्लाई बनी रहेगी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की कोशिश करेगा, अपने पास तो रखेगा नहीं, लोन देने की कोशिश करेगा। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बनी रहेगी, इसलिए ये करता है आरबीआई। बाकी जब इकोनॉमी देखेंगे तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे।
तो अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए थैंक यू। और ये एक, हाँ, एक चीज़ ये है कि ये जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना हो तो इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपने आंसर्स भेजिएगा और मैं आपको चेक करके भेज दूंगा। तो ये ग्रुप स्कैन कर लीजिएगा या फिर ये सर्च कर लीजिएगा, practice_UPSC आंसर। थैंक यू।